हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई टीचर। डियर स्टूडेंट, आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑफिस मैनेजमेंट का यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी लोगों को फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल ई टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्रेस भी करें बेल आइकन को, ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस की ओर। सिलेबस में हमने पढ़ना है कि ऑफिस क्या है और ऑफिस मैनेजमेंट क्या है, ऑफिस मैनेजमेंट में उसका फंक्शन क्या है, प्राइमरी और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हमने पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ पेपरलेस ऑफिस, इसके डेफिनेशन या मीनिंग करेंगे। उसके बाद एलिमेंट ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, उसके बाद ड्यूटीज ऑफ ऑफिस मैनेजर की क्या क्या है, ये हमने टॉपिक हिस्ट्री पूरे यूनिट में पढ़ने हैं। तो ऑफिस के बारे में हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बताऊंगा कि आप लोगों ने अब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब जब दो या दो से अधिक लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब वो उनको इकट्ठा किया जाता है या खुद अपने इंटेंशन के साथ इकट्ठे होते हैं, जब वो किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का प्रयास करते हैं, किसी एक टारगेट को अचीव करने का प्रयास करते हैं अपने कंबाइंड एफर्ट्स से, मतलब एक साथ मिलके, तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक हो जा सकता है, जब पब्लिक मतलब जब गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन या रूल रेगुलेशन के हिसाब से जब कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनता है, कोई हॉस्पिटल बनता है, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम खुलता है, तो वहाँ पे जो लोग रखे जाते हैं, जो इकट्ठे किए जाते हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई लोग अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए या किसी को सर्विस देने के लिए जब इकट्ठे हो जाते हैं और जब कोई एनजीओ टाइप बना लेते हैं, तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, जिसको बोलते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो साधारण भाषा में अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की या ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बोलें कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी को किसी प्रकार की सर्विस देती है या लोगों को सेवा प्रदान करती है, उनके कामों का टेक केयर करती है, तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं वो बन गया एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जब ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न प्रकार के कामों का विभाजन किया जाता है, वहाँ स्टाफिंग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में बन जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया कि पब्लिक और प्राइवेट होता है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की सेवाएं लोगों को दी जाती है। अब इन विभिन्न प्रकार की सेवाओं को देने के लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टाफ की जरूरत पड़ती है, जो लोगों को जिस प्रकार की आपने सेवा देनी है, जैसे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इस प्रकार के डिफेंस हो, तो ये सारी सेवा देने के लिए आपको लोग चाहिए। उन लोगों के लिए जहाँ से वो काम कर सके, अपनी सेवा को दे सके, उस स्थान को बोलते हैं ऑफिस। ठीक है। तो मैंने आपको पहले से यहाँ पे आप बता दिया कि लोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं ले रहे हैं हमारे देश के अंदर, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट या सर्टिफिकेट बनाना है। तो इन सभी सेवाओं को देने के लिए एक तो सर्विस प्रोवाइडर या स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ वो काम करता है, जहाँ से वो अपनी सेवाएं दे सके, और दूसरे लोग वो होते हैं जिनको सेवा देनी होती है, और जो कस्टमर होता है वो एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे वो सेवा ले सके। तो हमें दोनों लोगों के लिए एक स्थान की जरूरत पड़ती है, एक प्लेस की जरूरत पड़ती है जहाँ पे वो काम किया जाता है, तो उसको साधारण भाषा में बोलते हैं ऑफिस, या हिंदी में बोलते हैं उसको कार्यालय। ठीक है सर। अब ऑफिस जहाँ पे विभिन्न प्रकार की सर्विसेज मैंने आपको बताया, हेल्थ, एजुकेशन होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, या सर्टिफिकेट बनाना है, जहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस देता है और जो सर्विस लेने वाला आके वहाँ वो सर्विस को लेता है, जिसको ऑफिस कहा जाता है। अब उस ऑफिस में जब कामों का विभाजन होता है या कामों का डिवीजन होता है, या कामों को, उस काम को सही प्रकार से चलाने के लिए या सर्विस को सही प्रकार से देने के लिए, सही टाइम से देने के लिए, जब हम एक प्रबंधन करते हैं, उस काम का डिवीजन करते हैं, विशेष प्रकार के कर्मचारियों को रखते हैं कि वो काम किस प्रकार से लोगों को सही प्रकार से मिल पाए, तो उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे मैनेजमेंट को बोलते हैं ऑफिस मैनेजमेंट। जैसे हम बात करते हैं कि ऑफिस मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करता है, उसका पर्पज क्या होता है कि सही टाइम पे सेवा को मिले, सही प्राइस पे सेवा का मिलना, सही क्वालिटी के साथ उस सेवा का मिलना, सही कस्टमर को और सही तरीके से सेवा का मिलना, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे मैनेजमेंट को बोलते हैं ऑफिस मैनेजमेंट। ठीक है। तो ऑफिस मैनेजमेंट अगर हम बात करें, जैसे आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए
मैनेजरल व्यू भी था और इसका इंटीग्रल व्यू भी था। इंटीग्रल व्यू में बोलते हैं कि किसी प्रकार का भी काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट की बात करें तो ये काम जो है मैनेजरल व्यू मतलब मैनेजर वाला काम है कि ऑफिस में किस प्रकार से जो प्रबंधक का काम कैसा होना चाहिए और प्रबंधक को किस प्रकार के नियम का पालन करना चाहिए। तो मैनेजरल व्यू को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है लूथर गिलुथ ने। लूथर गिलुथ ने बोला कि ये पोस्टकॉव, ये 7 तरीके के जो एक्रोनिम है या इन एब्रिविएशन के हिसाब से मैनेजर को अपने मैनेजर वर्क या ऑफिस की मैनेजमेंट करनी चाहिए। वो कैसे हैं? तो पोस्ट कर्व व्यू आपने पढ़ा होगा। पोस्ट कर्व व्यू का मतलब होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 7 स्टेप्स है ये। पहला, आपको मैनेजर वर्क करने के लिए किसी ऑफिस की मैनेजमेंट करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, योजना करनी पड़ेगी कि आपको काम को कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या क्या स्टाफ लगेगा, किस प्रकार का स्टाफ लगेगा, वो आपने पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करना, संगठन को। फिर आपने निर्देश देना है, डायरेक्शन देना कि कौन क्या काम करेगा। फिर स्टाफिंग करनी है, मतलब आपने विभाजन करना, आपने हायरार्की करनी है, पदानुक्रम देना है। उसके बाद उनके बीच में तालमेल है, कोऑर्डिनेशन बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मैनेजमेंट की, आपने जो काम किया उसकी रिपोर्टिंग करनी है, मेजरमेंट ऑफ वर्क करना है, इवैल्यूएशन करना है, जिसके आधार से आप बता सकते हो कि हमने कितना काम किया। लास्ट पॉइंट होता है कि आपके पास कोई भी काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो बजट के आधार पे चलता है। तो क्या आपने काम उस बजट के आधार पे किया, उस बजट के अंतर्गत किया कि नहीं किया, और उस बजट का सही प्रकार से यूज हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारे 7 स्टेप हमें याद रखने पड़ते हैं जब किसी ऑफिस को मैनेज करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसमें हम बात करें कि ऑफिस जो मैनेजमेंट है उसके क्या क्या फंक्शन है, कार्यालय प्रबंधन के क्या क्या कार्य होते हैं। तो इसके कार्य मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहला ए कार्य या ए कैटेगरी में आता है प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन वो सारे बेसिक फंक्शन होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मैनेजमेंट में प्रयोग होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, इंटरनल मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आप काम करते हो। तो देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम होता है कि लोगों को सेवा देना। तो 2 प्रकार के लोग मिले होते हैं किसी भी काम को प्रबंधन में या काम को देने या लेने में। एक होता है काम या सेवा को लेने वाला, जिसको कस्टमर बोलते हैं, दूसरा सेवा देने वाला। तो इस प्राइमरी फंक्शन में हम बात करेंगे फंक्शन उन लोगों के जो सेवा देता है। तो पहला आपने मैनेजमेंट क्या करनी है, हायरार्की ऑफ ऑफिस वर्क। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा डिफेंस, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं उनकी आप पदानुक्रम करते हो। आप एक उनकी पोस्ट के हिसाब से, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको काम देते हो, तो उसको बोलते हैं हायरार्की। तो ये करना जरूरी होता है, पहला फंक्शन। दूसरा, एलोकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्क। अब जब आपने हायरार्की बना दी, हायरार्की के अंदर भी कौन किस प्रकार से किस काम को करने में योग्य है, उसकी स्किल क्या है, वैसे उस हिसाब से अपने काम को एलोकेट करना है, उनको देना है। फिर उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड, कि कौन किसको कमांड करेगा, किसको आदेश देगा। ठीक है। नेक्स्ट आपने ये भी बताना, क्लियर करना है कि कौन से लोग किसकी डायरेक्शन या किसकी डायरेक्शन को, किसी की दिशा को मानेंगे, किसकी कमांड को मानेंगे। तो ये आ गया नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल जो प्रिंसिपल ये है कि एक जो आपका लीडर है वो कितने लोगों को कंट्रोल करेगा, 10 लेबर, 15 लेबर, 20 वर्कर। तो ये भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो आपके अगर किसी के अंदर आप 100 लोग डाल दोगे, वो उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, तो आपका ऑफिस का वर्क सही नहीं चलेगा। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक टूल एंड इक्विपमेंट्स। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स के साथ मटेरियल रिसोर्स चाहिए होता है। तो वो मटेरियल रिसोर्स कितना अवेलेबल है ताकि वो ऑफिस का काम सही चल पड़े, इसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है ई डिवाइसेस। तो रिसोर्सेस, टूल एंड इक्विपमेंट की बात की, लेकिन इस टूल जो नॉर्मल टूल होते हैं उसके अलावा आज के डिजिटल टूल जैसे जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक बेस बोलते हैं, जो इंटरनेट से चलने वाले डिवाइसेस, वो उनका प्रयोग कैसा होना चाहिए, कितने उनकी किस किस प्रकार की डिवाइसेस की जरूरत है, तो वो प्रबंधन करना जरूरी होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ये मेन फंक्शन होता है। उसके बाद रिसीविंग एंड कलेक्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में इन्फॉर्मेशन रिसीव की जाती है, चाहे ऑर्डर लेने की, ऑर्डर देने की। तो इन्फॉर्मेशन रिसीव करना और उसके बाद कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, ये मेन काम होता है ऑफिस मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ सर्विसेज। तो कहने का अर्थ है आप किसी प्रकार की सर्विस दे रहे हो तो उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हो और कहाँ पे उस सर्विस को देना है, उसका अरेंजमेंट करना भी प्राइमरी फंक्शन में आता है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड एंट्री एंड रिटेंशन। कहने का अर्थ है कि जब पब्लिक फंक्शन कहीं भी होता है, कोई भी काम होता है, तो उसको एक रिकॉर्ड, एक लिखित या सॉफ्ट कॉपी में उसका रिकॉर्ड हमेशा रहता है ताकि उसको फ्यूचर में यूटिलाइज किया जाए, उसको देखा जा सके। तो ये प्राइमरी फंक्शन है ऑफिस मैनेजमेंट के। अब सेकेंडरी फंक्शन बोल सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बोल सकते हैं कि ये आपको बताता लिंक
जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, वो किस प्रकार से लोगों के साथ, किस प्रकार के लोगों को अपनी सेवा देगा, इस कैटेगरी में मैंने इसको रखा है, बी कैटेगरी में, ठीक है, जिसको मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्य बोला। पहला है स्पेसिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो ये बताएगा कि किस प्रकार की सर्विस हम आपको देंगे, कौन कौन सी सर्विस हम आपको देंगे। नेक्स्ट है, जो सर्विस हम देंगे उसको समय सीमा कितनी होगी और किस टाइम के अंदर आपको सर्विस डिलीवरी होगी, ये फंक्शन, ये बताना काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट है, साथ में आपने जब टाइम के बारे में बताया तो आपने बताना कि वो किस प्राइस में, किस मूल्य के आधार पे और कितने दर पर आपको मिलेगी। नेक्स्ट, उसके बाद आपका फंक्शन है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस, की जो सर्विस आपको दी जाएगी उसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा। देखिए आपने देखा होगा कि सिटीजन चार्टर एक्ट बना है, जहाँ पे आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को है उसको बताना है कि आपको किस प्रकार की सेवा आप देंगे, किस क्वालिटी से देंगे, किस प्राइस से देंगे और किस समय सीमा के अंदर उसको आप पहुंचाएंगे। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब आपने देखा होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग सर्विसेज देते हैं, तो आप यहाँ बताओ, यहाँ ये बताओगे कि कौन सी सर्विस आप, कौन सा जो आपका कर्मचारी वो देगा, उसकी डिवीजन किस प्रकार से। फिर इसको वेज ऑफ सर्विस डिलीवरी, यहाँ पे आप ये बताओगे कि सर्विस आप ऑनलाइन दोगे, ऑफलाइन दोगे या ई सर्विस दोगे, तो ये बताना बहुत जरूरी है, काम इस प्रबंधन करना जरूरी है। नेक्स्ट है फॉलोइंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि काम करने का तरीका, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक काम करने का तरीका, वो एक स्टैंडर्ड होगा, उसको फॉलो करना जरूरी होता है, उसके आधार पे काम करना होता है। नेक्स्ट फंक्शन है फॉलोइंग ऑफ सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर जैसे मैंने पहले ही बोला, सिटीजन चार्टर मतलब इस प्रकार का रूल या रेगुलेशन है जो हर डिपार्टमेंट को अपनाना होता है, जिसमें ये बताया गया था कि वो अपनी सर्विस किस, कौन सी सर्विस देंगे, किस समय सीमा के अंदर देंगे, किस क्वालिटी में देंगे और किस प्राइस में देंगे। नेक्स्ट फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन का कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जब वो सर्विस देते हैं तो वहाँ उनका अपने रिव्यूज लेना, फीडबैक देना। तो उस फीडबैक से क्या होता है कि वो सर्विस कैसी है, अच्छी है, बुरी है, अगर बुरी है तो उसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है, तो उसके लिए फीडबैक करने की जरूरत होती है, और ये महत्वपूर्ण फंक्शन है ऑफिस मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है, कई बार कंप्लेंट आती है, तो कंप्लेंट को आपको किस प्रकार उसको निवारण करना, शिकायत को कैसे निवारण करना है, तो इसके लिए मेन एक सेल बनाया जाता है। तो ये एक मेन फंक्शन भी है किसी भी ऑफिस मैनेजमेंट का, ताकि वो अपनी सर्विस को इम्प्रोवाइज कर सके। टुडे स्टूडेंट हम आगे बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। तो अब तक आपने इसके पर्पस या पॉइंट्स या फंक्शन देखे हैं, तो फंक्शन के आधार पे हम यहाँ पे डिवीजन कर सकते हैं या पॉइंट्स को बता सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स के आधार पे, क्या क्या महत्व के आधार पर ऑफिस मैनेजमेंट हो सकती है। तो पहला जो मैंने इसकी कैटेगराइजेशन की है, कैटेगरी 1 में मैं बोलूँगा कि इम्पोर्टेंस क्यों है ऑफिस मैनेजमेंट की, क्योंकि ये फोकस किस पे करता है, पोस्ट स्कोप पे, ठीक है, मैनेजरल वर्क पे क्या करता है, ये फोकस करता है, इसका ज़्यादा ध्यान देता है, तो ये इसका पहला महत्व है। तो इसमें पहले महत्व में मैंने देखा कि ऑफिस मैनेजमेंट करने के लिए जब आप पोस्टकॉप पे ध्यान देते हो तो इसमें क्या करता है, आपकी प्लानिंग अच्छी होती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होना चाहिए, क्या क्या लोग होने चाहिए, क्या क्या संसाधन होने चाहिए, उन पे जोर दिया जाता है, डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, क्या स्टाफ होनी चाहिए, उनके बीच में तालमेल कैसे बनाना है, कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना है, फिर रिपोर्टिंग या जो काम होगा उसकी मेजरमेंट, उसकी रिपोर्ट कैसे आएगी, वो उस पर ध्यान देते हैं आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को मैनेज करने के लिए। फिर बजट पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पब्लिक फंड है, तो उस पब्लिक फंड का यूटिलाइजेशन सही समय अनुसार या सही तरीके से प्रयोग होना चाहिए। तो अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि सर्विस एंगल से, आप सर्विस डायमेंशन के तरीके से सोचो कि ऑफिस मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। तो इसमें आप ये बात बताते हो कि जो आप सर्विस दे रहे हो सही टाइम से दोगे, सही कॉस्ट से दोगे, सही क्वालिटी से दोगे, सही कस्टमर से दोगे और सही तरीके से दोगे। जो जो तरीका आपने अपनाया हो, जो आपने बोला गया कि हम ऑनलाइन देंगे या ऑफलाइन देंगे, तो ये सेकंड इसके टाइप की पर्पज का इसकी इंपॉर्टेंस आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ है कि आप ऑफिस मैनेजमेंट की बात करते हो तो वहां पे हायरार्की बनाते हो, पदानुक्रम करते हो, डिवीजन ऑफ वर्क करते हो, ठीक है। उस हायरार्की के साथ, उस पदानुक्रम के साथ एलोकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्क को आप देते हो स्पेशलाइज्ड इंसान को। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब कौन किसको आदेश देगा और कौन किसके निर्देश को सुनेगा, किस दिशा में चलेगा, किसकी दिशा को मानेगा, इसको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलेंगे। और एक इंसान के अंदर, एक बॉस के अंदर, एक लीडर के अंदर साथ कितने लोग काम करेंगे, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल।
तो इस पे ध्यान दिया जाता है। और क्या-क्या आपके पास टूल्स एंड इक्विपमेंट अवेलेबल है, इसके ध्यान रखा जाता है, ये बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद फोकस किया जाता है कि आपकी सर्विस किस प्रकार से दी जानी चाहिए, ऑफलाइन या ई-सर्विस दे रहे हैं आप कोड ऑफ कंडक्ट जिस प्रकार से काम करना है, जिस रूल रेगुलेशन के साथ काम करना है, उस पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, फीडबैक मैकेनिज्म पे आप ध्यान दे रहे हो कि दे रहे हो, आपके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है कि नहीं है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने पहले बताए थे, उनमें से काफ़ी पॉइंट मैंने यहाँ पे दोहराए हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से जो तरीके मैंने पहले बताए, जो पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव के आधार पे ऑफ़िस मैनेजमेंट होती है, उसी को हम जब काम में लाते हैं, तो वो एक इम्पोर्टेंस या महत्व बन जाते हैं ऑफ़िस मैनेजमेंट के। अब एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि ऑफ़िस मैनेजमेंट की क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को आपने बताना है कि ऑफ़िस मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण अंग या पिलर्स बोल सकते हैं, जिनको हम साथ में रखेंगे तो ऑफ़िस की जो वर्क का मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट मैंने आपने बताना है कि ऑफ़िस मैनेजमेंट के लिए आपने पर्पज़, कोई भी ऑफ़िस होता है उसका एक पर्पज़ होता है, उसका एक उद्देश्य होता है जिसके अंतर्गत आप काम करते हो। जब तक आपका उद्देश्य नहीं है तब तक आप किसी काम को करोगे भी नहीं और उस मोटिवेशन के साथ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है किस प्रकार के पर्सनल या किस प्रकार के लोग, कर्मचारी या स्टाफ आपको चाहिए, उस पे आप ध्यान दोगे। उसके बाद आप किस संसाधन मीन्स, चाहे ह्यूमन रिसोर्स की बात करें या मटेरियल रिसोर्सेज, या किस तरीके से करोगे या किस मेथड्स से करोगे, मीन्स यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं। तो इस पे आपने ध्यान देना है, इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ गया। उसके बाद किस कस्टमर का, आपका ग्राहक कौन सा होगा, ठीक है, पेशेंट है या स्टूडेंट है। तो ये सारी चीजें या यहाँ पे इन्वॉल्व है, जिसको हम बेसिक एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। और तो डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ पेपरलेस ऑफिस। तो कार्यालय तो आप समझ ही चुके हैं, पेपरलेस मतलब जहां पर बिना पेपर के, बिना कागज के कार्य होता है, तो उसको बोलते हैं पेपरलेस ऑफिस। तो मैंने अब तक आप लोगों को ये समझाया, दोबारा से कॉन्सेप्ट को रिकॉन्सेप्चुलाइज करने की कोशिश किया कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन दो प्रकार से हो सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड्स, विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती है, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, वाटर हो, बहुत सारी सर्विसेज दी जाती है और हर सर्विस के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता, फाइल्स बनाई जाती थी। तो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देखा होगा कि जो भी उसका काम होता वो मैनुअल होता था, राइटिंग में होता था या फाइल्स में, रजिस्टर में उसको फीड किया जाता था, ताकि उस इंफॉर्मेशन का एक तो हिस्ट्री बनी रहे और फ्यूचर में अगर इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना हो तो उसको हम देख सके। तो उस डाटा को फीड करने का या लिखने का तरीके को जब हमने चेंज किया, जब उस इंफॉर्मेशन को लिखने का एक नया तरीका ढूंढा, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी भी बोल सकते हैं। तो इस पूरे तरीके को, इस पूरे सिस्टम को आज के टाइम को बोलेंगे पेपरलेस ऑफिस। तो पेपरलेस ऑफिस मतलब जब हम कंप्यूटर कंप्यूटर का या किसी प्रिंटर का या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सॉफ्ट कॉपी में किसी इंफॉर्मेशन को फील्ड करते हैं बजाय किसी पेपर के, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को बोलेंगे पेपरलेस ऑफिस। तो आपने साधारण भाषा में समझो कि बहुत बहुत सारे हमारे काम आज के टाइम में आपने विभिन्न प्रकार के ऑफिस में देखा होगा कि चाहे आपने पर्ची बनवानी है, कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है, अपना नाम रजिस्टर करना है, तो आप कंप्यूटर के थ्रू करते हो। आपने एडमिशन फॉर्म भरना है, आपने किसी प्रकार का इवन आइडेंटिटी कार्ड दिखाना है, तो आप फ़ोन पे ही, आपने कोई टिकट बुक किया तो फ़ोन पे ही उसका मैसेज दिखा सकते हो। तो इस पूरे वर्क को, इस पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करने का तरीके को बोलते हैं पेपरलेस ऑफिस, या जिसमें आप बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टूल के थ्रू जब किसी इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करते हैं सॉफ्ट कॉपी पे बजाय पेपर पे, तो पूरे सिस्टम को बोलते हैं पेपरलेस ऑफिस, या हिंदी में बोलते हैं कागज रहित कार्यालय। स्टूडेंट, आपने अब तक कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा आसान था, इजी था, कि कागज के बिना यूज किए किसी और टेक्नोलॉजी का जब हम प्रयोग करते हैं तो पेपरलेस ऑफिस होता है। और इसका बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे लाभ हैं, जिनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहला, जब आप बिना कागज के काम करोगे तो कागज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन में कमी आएगी, मतलब वनों की कटाई में कमी आएगी, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मैं मानता हूं कि पेपर वर्क में आपको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप कंप्यूटर या आईसी की टूल से काम कर रहे हो तो आपको कम लोगों की जरूरत पड़ती है।
किसी भी डाटा को, बहुत लार्ज डाटा हो, उसको आपने देखा होगा कि एमएस ऑफिस के एक्सेल शीट में एंटर करना बहुत आसान होता है, लेकिन आप उसी को बड़े-बड़े फाइल या रजिस्टर में एंटर करो तो ज़्यादा टाइम लगता है। स्टोरेज करना बहुत आसान है, आईसीटी के जितने भी टूल है, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, इवन मोबाइल्स में भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। लेकिन उसी इन्फॉर्मेशन को आपने पेपर पे लिखना तो बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस भी लगती है। नेक्स्ट है क्विक एसेसिबिलिटी, मतलब आसानी से आप उसको देख सकते हो, पहुंच कर सकते हो। अगर आपने एक फाइल रखी है किसी अलमीरा में तो उसको ढूंढने में बहुत देरी लगती है। लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन आप किसी कंप्यूटर में है तो उस कंप्यूटर में आप जब कमांड देते हो उसकी फाइल को नाम लेकर तो आसानी से आपके सामने आ जाती है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, आपके टाइम को बचाती है, आपके डाटा को सिक्योर रखती है। सिक्योर इन द सेंस जब फाइल में रखते हो तो फाइल सड़ सकती है, गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है जी, लेकिन डाटा अगर आप सही तरीके से सिक्योर किया है, स्टोर किया है तो उसको कोई चोरी नहीं कर सकता है। तो फास्ट सर्विस, आसानी से सर्विस मिल सकती है कंप्यूटर के एज में। और देखा जाए तो कंप्यूटर जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, चाहे वन टाइम हैवी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग टर्म पर्पज से देखा जाए तो ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती है, क्योंकि आपने एक ही बार ही खर्चा करना होता है। नेक्स्ट है डाटा को आप करेक्ट कर सकते हो अगर आपने गलत लिखा, लेकिन आपने मैनुअली कागज पे लिखा तो उसको करेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, उसको या तो आपको काटना पड़ता है, दूसरे स्पेस पे लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप सेम डाटा को मिटा के दोबारा करेक्ट कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्यूटीज हैं कुछ ऑफिस मैनेजर की, कि किस प्रकार से ऑफिस मैनेजर को कुछ ड्यूटीज जो निभानी चाहिए जिससे वो अपना काम अच्छे से निभा सके। तो ये सारे पॉइंट वही है जो मैंने पहले बताए थे ऑफिस मैनेजमेंट के, तो इसको अलग डायमेंशन से हम लिखेंगे। तो ऑफिस मैनेजर को पहला फोकस किस कर पास करना पड़ेगा, किस पे करना पड़ेगा, पोस्ट कॉप। तो पोस्ट कॉप मैंने पहले भी बताया, तो आपने इसको ध्यान में याद भी रखना है, मेमोराइज करने की कोशिश भी करना है, क्योंकि पब्लिक एड का एक मेन प्रिंसिपल भी है जिसमें ऑफिस मैनेजमेंट किन बातों पे ध्यान देगा। जैसे प्लानिंग कैसे करनी है, मैंने यहाँ सारे पॉइंट दिए हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है, डायरेक्शन कैसे करनी है, स्टाफिंग या कोऑर्डिनेशन की बात करिए वो कैसे करनी है, रिपोर्ट कैसे करनी है, बजटिंग कैसे करनी है। तो पोस्ट कॉप व्यू में मैनेजरियल वर्क है तो मैनेजर को ही ध्यान देना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे इसको ध्यान देना पड़ेगा कि ऑफिस को मैनेजमेंट करने के लिए जो सर्विसेज हैं वो सही प्रकार से मिलनी चाहिए। जैसे कि सर्विस सही टाइम से मिलना बहुत जरूरी होता है, एक सही कॉस्ट या सही प्राइस से मिलना बहुत जरूरी होता है, एक सही क्वालिटी से और सही कस्टमर और सही तरीके से मिलना बहुत जरूरी होता है। ये सभी चीजों का ध्यान देना या ये ड्यूटी किसकी है, ऑफिस मैनेजर। तो उसके बाद ये पॉइंट्स दोस्तों मैं सारे पहले बताए हैं, सो ब्रीफ में मैं बताऊंगा सारे पॉइंट्स को कि यूनिटी ऑफ कमांड किसको देनी है, डायरेक्शन किसको देनी है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होना चाहिए, कितने लोगों के किस इंसान के अंदर कितने लोग होने चाहिए, ये सारा काम एक ऑफिस मैनेजर है। जैसे ऑफिस मैनेजर है उसके नीचे भी सब मैनेजर होंगे या सबऑर्डिनेट होंगे, उनके नीचे भी लोग होंगे। तो उसकी स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा होना चाहिए, डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड कैसी होनी चाहिए, ये सारा काम एक जो मेन ऑफिस का जो मैनेजर होता है, जो बॉस होता है, उसका काम होता है। और उसमें डिसिप्लिन उस ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना या मेंटेन रखना, ये भी ऑफिस मैनेजमेंट का काम होता है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टाफ, मतलब जो स्टाफ क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके लिए कर्मचारियों को जवाबदेही होना है और उससे वो जवाब लेना, ये मैनेजर का काम है। उनके बीच में तालमेल बना के रखना है। सुपरविजन, अगर किसी को काम नहीं आता है तो उसका काम को देखना, उसको सही प्रकार से दिशा प्रदान करना, ये मैनेजर का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस, हर साल जो है अपना रिपोर्ट, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो बनाएगा वो कर्मचारी, वो उसको देना है, ताकि वो बताएगा कि उसने इस साल कितना काम किया और क्या उसको टारगेट दिया गया था, उस टारगेट को पूरा किया या नहीं किया गया। तो इसी के साथ ये यूनिट भी खत्म हो चुका है डियर फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करना है और साथ में शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को ई टीचर को, और प्रेस भी करना है बेल आइकन को, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ ये पूरा यूनिट खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।